ज़ैनब की मासूमियत एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू लेती है और जिंदगी की सच्चाइयों को उजागर करती है। ये कहानी मैंने शहबाज अकबर अपने दिल की गहराइयों से लिखी है, जिसमें प्यार, बलिदान, गलतियों और माफी की भावनाएं एक साथ बुनी गई हैं। यह आयशा की कहानी है, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों के लिए अपने परिवार की परंपराओं को चुनौती दी, लेकिन इस सफर में उसे अनगिनत मुश्किलों और अपने फैसलों के परिणामों का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद की तंग गलियों से लेकर लाहौर की चहल पहल भरी सड़कों तक, ये कहानी आयशा के संघर्ष, उसकी बेटी ज़ैनब की मासूमियत और एक परिवार के टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिशों को बयां करती है। हर किरदार, हर दृश्य और हर भावना को मैंने इस तरह उकेरा है जैसे ये मेरी अपनी जिंदगी का हिस्सा हो। ये कहानी न सिर्फ प्यार और दुख की है, बल्कि उस उम्मीद की भी है जो गलतियों के बाद भी जिंदगी को नया रंग देती है। आइए आयशा के इस भावनात्मक सफर में शामिल हों, जहां हर कदम पर सवाल उठता है, क्या प्यार और माफी की ताकत सचमुच टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है। फैसलाबाद का जिन्ना कॉलोनी मोहल्ला, जहां गलियों में नीम के पेड़ों की छाया और मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज हर सुबह को रोशन करती थी, वहां आयशा का घर था। घर छोटा सा लेकिन प्यार से भरा हुआ। दीवारों पर सफेद रंग की एक पुरानी सी चमक थी जो वक्त के साथ फीकी पड़ गई थी। आयशा 22 साल की एक लड़की, जिसका चेहरा मासूमियत से चमकता था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका रंग साफ, बाल काले और लंबे, जो अक्सर वो खुली चोटी में बांधती थी। आज उसने सफेद कुर्ती पहनी थी जिसमें छोटी छोटी काली कढ़ाई थी और साथ में चूड़ीदार पायजामा। उसकी सैंडल भी सफेद थी जो बाजार से 500 रुपए में खरीदी गई थी। मेकअप बस एक हल्का सा लिप बाम और आंखों में सुरमा। आयशा को ज्यादा सजना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी तबीयत में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसकी खूबसूरती को और निखारती थी। आयशा के वालिद चौधरी सईद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बस मस्जिद और अपनी छोटी सी दुकान के बीच वक्त गुजारते थे। उनकी बीवी सलमा बेगम एक सख्त मिजाज औरत थी, लेकिन दिल से बहुत नर्म। घर में आयशा के 2 छोटे भाई असद और बिलाल और एक बड़ी बहन हिना थी जो शादीशुदा थी और लाहौर में रहती थी। घर का माहौल अक्सर सख्त रहता था क्योंकि चौधरी सईद अपनी इज्जत को हर चीज से ऊपर रखते थे। हमारी बेटियां हमारी इज्जत हैं, ये उनका हर रोज का दर्स होता था। आयशा ने एफए किया था, लेकिन पढ़ाई के बाद उसकी जिंदगी घर की 4 दीवारों तक महदूद हो गई थी। वो अपने ख्वाबों में रंग भरती थी, लेकिन उसके ख्वाब उसके घर के दरवाजों से बाहर निकलने से पहले ही टूट जाते थे। उसका एक ख्वाब था प्यार की शादी। वो किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जो उसकी रूह को समझे, न कि उसकी जिंदगी को बंधनों में जकड़े। लेकिन घर वाले इस ख्याल के खिलाफ थे। आयशा, हम तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करेंगे। ये मोहब्बत और प्यार का चक्कर सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, सलमा बेगम हर बार उसे समझाती थी जब भी बात शादी की होती थी। फैसलाबाद के एक छोटे से कैफे सूफी चाय में आयशा की मुलाकात उसकी कॉलेज की दोस्त अस्मा से हुई। अस्मा अब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अस्मा ने आज मैरून कुर्ता पहना था जिसमें जर्द रंग का काम था और उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसकी सैंडल सूती थी और उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी जो आयशा को हमेशा हंसाती थी। यार आयशा, तू इतनी खामोश क्यों है? तुझे कोई पसंद है क्या? अस्मा ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। आयशा ने आंखें झुकाई और फिर धीरे से कहा, उस्मान एक 26 साल का लड़का जो फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मद आबाद का रहने वाला था। वो एक छोटा सा बिजनेस करता था, मोबाइल एक्सेसरीज का। उसका रंग हल्का सावला, कद लंबा और चेहरे पर एक अजीब सी दिलकशी थी। उसने हमेशा जीन्स और शर्ट पहनी होती थी और उसकी घड़ी, जो उसके बाबा की निशानी थी, हमेशा उसके हाथ में होती थी। आयशा और उस्मान की मुलाकात अस्मा के भाई की दावत में हुई थी। उस्मान की बातें दिल को छूती थी। वह आयशा के ख्वाबों का हिस्सा बन गया था, लेकिन ये बात घर वालों को कबूल नहीं थी। उस्मान ने एक दिन आयशा को फोन किया। आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आयशा का दिल धड़का, लेकिन उसके जहन में घर वालों का खौफ था। घर में बात छुप नहीं रही। चौधरी सईद को जब आयशा के उस्मान से बात करने का पता चला, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये क्या तमाशा है? तुम अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी। सईद साहब का गुस्सा देखकर आयशा खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। सलमा बेगम ने भी उसे समझाया। आयशा, हमने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, अब तुम अपनी मर्जी से शादी करके हमारी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हो। आयशा के लिए घर अब एक जेल बन गया। हर रोज झगड़े, हर रोज बंधन। एक रात जब घर वाले सो रहे थे, आयशा ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसने अपनी पसंद का सफेद दुपट्टा सिर पर डाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था जिसमें 3000 रुपए और उसकी ID कार्ड थी। वह चुपके से घर से निकल गई, जहाँ उस्मान उसे अपनी बाइक पर लेने के लिए इंतजार कर रहा था। आयशा और उस्मान लाहौर चले गए। लाहौर, जहाँ आयशा के लिए एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे जो मॉडल टाउन के करीब था। फ्लैट छोटा सा लेकिन साफ सुथरा था। दीवारों पर हल्का नीला रंग और एक छोटी सी बालकनी जहां आयशा सुबह चाय पीती थी। उस्मान ने आयशा से निकाह किया। निकाह सादा था, बस एक मौलवी साहब और 2 गवाह। आयशा ने उस दिन लाल जोड़ा पहना था जो उस्मान ने उसके लिए खरीदा था। लाल लहंगा जिसमें जरी का काम था और उसके गले में एक छोटा सा हार। उसके बाल खुले थे और उसने हल्का सा मेकअप किया था, पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल। उस्मान ने शेरवानी पहनी थी जो उसने अपने दोस्त से उधार ली थी।
शुरू के दिन खुशी से भरे थे। उस्मान सुबह अपने काम पर जाता और आयशा घर संभालती। वह रात को उस्मान के लिए खाना बनाती, दोनों साथ में टीवी देखते और अपने ख्वाबों के बारे में बात करते। आयशा को लगता था कि उसने अपनी आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी का रंग बदलने लगा। उस्मान के बिजनेस में नुकसान होने लगा। वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता। आयशा को भी घर की याद सताने लगी। वो अपनी माँ की आवाज़, अपने अब्बा की डांट और अपने भाइयों की शरारतों को याद करती। एक दिन आयशा अपने फोन पर टिकटॉक चला रही थी। एक वीडियो में एक लड़की अपनी माँ के साथ हंस रही थी। आयशा के दिल में एक टीस उठी। उसने अपनी माँ का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से सलमा बेगम की आवाज़ आई, हेलो। आयशा कुछ नहीं बोली, बस उनकी आवाज़ सुनती रही। फिर उसने फोन बंद कर दिया। दूसरे दिन उसने फिर फोन किया। इस बार जब सलमा बेगम ने कहा, कौन है, आयशा ने धीरे से कहा, मैं हूँ माँ। सलमा बेगम की आवाज़ में गुस्सा और दर्द था। आयशा, अब हमारे दिल में इस नाम की कोई लड़की नहीं है। जो तूने हमारे साथ किया वैसा ही तेरे साथ हो। आयशा, तू हमारे लिए मर गई है। आयशा ने रो रो कर कहा, माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन सलमा बेगम ने फोन बंद कर दिया। 1 साल बाद आयशा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उसने अपनी बेटी का नाम जैनब रखा। जैनब का चेहरा आयशा जैसा था, वही आंखें, वही मासूमियत। आयशा अब नमाज में ज्यादा वक्त बिताती थी। वो हर नमाज के बाद यही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी बेटी मेरी तरह गलती न करे, उसे हिदायत दे। उस्मान भी जैनब से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके जहन में भी यही खौफ था। एक रात जब आयशा नमाज पढ़ रही थी, उस्मान ने भी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जैनब अपनी माँ के रास्ते न जाए। आयशा ने उस्मान की आवाज़ सुन ली। उसके दिल को ठीक लगा कि उस्मान भी उसकी तरह सोचता है, लेकिन उसकी दुआ के शब्दों ने उसे अंदर तक जला दिया। वो समझ गई कि उसकी गलती उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जो उसे हमेशा सताएगी। आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर माँ बनेगी। वो अपनी गलतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेती है, लेकिन उसे यकीन था कि जैनब की जिंदगी अलग होगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आयशा का सफर अभी बाकी था। वो अपने घर वालों से मिलने का ख्वाब देखती थी, लेकिन क्या वे उसे कभी माफ करेंगे? लाहौर का मॉडल टाउन, जहाँ गलियाँ सुबह की हल्की धुंध और शाम की चहल पहल से भरी रहती थी, अब आयशा का नया ठिकाना था। उनका छोटा सा फ्लैट, जिसकी बालकनी से सामने एक पुराना पीपल का पेड़ दिखता था, अब आयशा की दुनिया बन चुका था। फ्लैट की दीवारों पर हल्का नीला रंग अब धूल और वक्त की मार से कुछ फीका पड़ गया था। आयशा ने घर को सजाने की कोशिश की थी। एक छोटा सा गमला जिसमें गुलाब का पौधा था और दीवान पर रंग बिरंगे कुशन। आज उसने हल्के हरे रंग की सलवार कमीज पहनी थी, जिसमें चांदी के धागों से छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई थी। उसका दुपट्टा सादा, लेकिन किनारों पर सुनहरी जरी थी। उसकी सैंडल काली थी, जो उसने लाहौर के अंचल मार्केट से 700 रुपए में खरीदी थी। बालों को उसने ढीली सी चोटी में बांधा था और चेहरे पर बस एक हल्का सा लिप ग्लॉस। आयशा की आंखों में अब भी वही बेचैनी थी, लेकिन अब उसमें एक माँ की जिम्मेदारी भी झलकती थी। उस्मान का बिजनेस, जो पहले छोटा लेकिन स्थिर था, अब मुश्किलों में था। मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान पर ग्राहक कम हो रहे थे और ऑनलाइन मार्केट ने उसकी कमाई को और कम कर दिया था। उस्मान आज नीली जीन्स और ग्रे शर्ट में था। उसकी घड़ी, जो उसके बाबा की निशानी थी, अब भी उसके कलाई पर थी। उसका चेहरा थकान से भरा था और उसकी बातों में अब पहले वाली गर्मजोशी कम थी। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। आयशा को उसकी चुप्पी खलती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जैनब, उनकी 2 साल की बेटी, अब घर की रौनक थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और छोटे छोटे कली बाल हर किसी का दिल चुरा लेते थे। आज उसने लाल फ्रॉक पहनी थी, जिसे आयशा ने अपने हाथों से सिला था। जैनब की छोटी सी पायल की झनझनाहट घर में हर वक्त गूंजती थी। वो आयशा के पीछे पीछे भागती और उसकी मासूम हंसी आयशा के दिल को सुकून देती। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। किराया, घर का खर्च और जैनब की छोटी मोटी जरूरतें आयशा और उस्मान के लिए बोझ बन रही थीं। आयशा ने एक दिन उस्मान से कहा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, शायद कोई ट्यूशन या सिलाई का काम। उस्मान ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी बीवी को काम करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन आयशा को उसकी आंखों में बेबसी दिखी। आयशा ने चुपके से पड़ोस की कुछ औरतों के लिए कपड़े सिलने शुरू किए। वह रात को जब जैनब सो जाती, अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर काम करती। उसकी उंगलियों पर सुई के निशान पड़ गए थे, लेकिन वह खुश थी कि वह घर में कुछ योगदान दे रही थी। उस्मान की चिड़चिड़ाहट अब रोज का हिस्सा बन गई थी। एक शाम जब वो देर से घर लौटा, आयशा ने पूछा, आज फिर इतनी देर हो गई? खाना तैयार है, गरम कर दूं? उस्मान ने बिना आंखें मिलाए कहा, भूख नहीं है। वह सीधा कमरे में चला गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। आयशा ने सुना, वह अपने दोस्त से कर्ज की बात कर रहा था। उसका दिल बैठ गया। रात को जब जैनब सो रही थी, आयशा ने उस्मान से बात करने की कोशिश की। उस्मान, अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर हल निकालेंगे। उस्मान का गुस्सा भड़क उठा। तुम क्या हल निकालोगी आयशा? तुमने तो अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को भागकर हल किया ना। ये शब्द आयशा के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने आंखें झुका ली और चुप हो गई। उस रात वो सो नहीं सकी। उस्मान की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। क्या उसने सचमुच गलती की थी? क्या उसकी आज़ादी सिर्फ एक भ्रम थी? अगले दिन उस्मान ने माफी मांगी। आयशा, मैं तनाव में था, तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में पछतावा था। आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था।
जैनब की मासूमियत ही थी जो आयशा को हिम्मत देती थी। एक दिन जब आयशा सिलाई कर रही थी, जैनब उसके पास आई और उसकी गोद में सिर रखकर बोली, अम्मी तुम रो क्यों रही हो? आयशा को एहसास भी नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जैनब को गले लगाया और कहा, कुछ नहीं मेरी जान, अम्मी बस थक गई है। आयशा को फैसलाबाद की यादें अब और सताने लगी थीं। वो अपने घर की गलियों, अपनी माँ के हाथ के बने पराठों और अपने भाइयों की शरारतों को याद करती। एक दिन वो बाजार से सब्जी खरीदने गई। उसने गुलाबी कुर्ता और सफेद पायजामा पहना था और सिर पर काला दुपट्टा। उसकी सैंडल पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वो उन्हें अभी भी पहनती थी। बाजार में एक बूढ़ी औरत को देखकर उसे अपनी माँ की याद आई। उसने फिर से अपनी माँ का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। आयशा की जिंदगी अब नमाज और जैनब के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वो हर नमाज के बाद दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी जैनब को मेरी तरह गलत रास्ते पर न जाने दे, उसे सही रास्ता दिखा। एक दिन पड़ोस की एक औरत नसरीन आंटी आयशा के घर आई। नसरीन आंटी ने नीले रंग का सूट पहना था और उनके बालों में हल्की सी मेहंदी लगी थी। वो आयशा से बोली, बेटी तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? जिंदगी को हंसी खुशी जियो। आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, आंटी बस जिंदगी की कुछ परेशानियां हैं। नसरीन आंटी ने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल का हल देता है। उस रात आयशा ने फिर दुआ मांगी, लेकिन इस बार उसने अपने लिए भी माफी मांगी। या अल्लाह अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दे, मेरे घर वालों का दिल मेरे लिए फिर से नर्म कर दे। उस्मान की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उसने अपनी दुकान को बचाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज का बोझ अब उसे डुबो रहा था। वो अक्सर रात को देर तक जागता और सिगरेट पीता। आयशा को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। एक दिन उस्मान ने आयशा से कहा, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, शायद हमें किसी और शहर चले जाना चाहिए। आयशा ने चौंक कर पूछा, कहाँ? और जैनब का क्या? उसकी स्कूलिंग शुरू होने वाली है। उस्मान ने चिढ़कर कहा, तुम हमेशा सवाल क्यों करती हो, मैं सब सोच लूंगा। आयशा को उस्मान की बातों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था। वो जैनब के लिए एक स्थिर जिंदगी चाहती थी, लेकिन उस्मान की बेचैनी उसे डराती थी। जैनब अब 3 साल की हो चुकी थी। वो पड़ोस के एक छोटे से प्ले स्कूल में जाने लगी थी। उसने एक दिन अपनी टीचर से एक ड्राइंग बनाई, जिसमें एक घर था, एक माँ, एक पापा और एक छोटी सी लड़की। आयशा ने जब वह ड्राइंग देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने जैनब से पूछा, ये कौन सा घर है मेरी जान? जैनब ने मासूमियत से कहा, हमारा घर अम्मी, लेकिन ये बड़ा वाला घर नानी का है ना। आयशा का दिल धक से रह गया। जैनब को अपने ननिहाल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसकी बातों में आयशा को अपनी माँ की याद आ गई। एक दिन आयशा को पड़ोस की एक औरत ने बताया कि फैसलाबाद में उसके घर वाले अब गाँव चले गए हैं। तुम्हारे अब्बा को शायद शर्मिंदगी की वजह से शहर छोड़ना पड़ा, उसने कहा। आयशा का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या उसकी एक गलती ने पूरे परिवार को इतना दुख दिया? उसने उस रात जैनब को गले लगाकर बहुत रोया। जैनब ने अपनी छोटी सी उंगलियों से आयशा के आंसू पोंछे और कहा, अम्मी मत रो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को और नहीं बिखरने देगी। वो जैनब के लिए एक मजबूत माँ बनेगी और अगर मुमकिन हुआ तो अपने घर वालों से माफी मांगेगी। लेकिन उस्मान की परेशानियाँ और उनकी बढ़ती दूरियां आयशा के लिए एक नई चुनौती थी। क्या वह इन मुश्किलों से पार पा सकेगी? और क्या जैनब की मासूमियत उसे उसकी गलतियों से बचा पाएगी? लाहौर की सर्द सुबह अब आयशा की जिंदगी का हिस्सा थी। मॉडल टाउन के उस छोटे से फ्लैट में, जहां हवा में चाय की खुशबू और सड़क पर रिक्शों की आवाजें गूंजती थीं, आयशा अपनी बेटी जैनब के साथ एक नई उम्मीद तलाश रही थी। फ्लैट की दीवारें अब और फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन आयशा ने एक कोने में छोटा सा कुरान पाक रखने का स्टैंड बनाया था, जिसे उसने खुद रंगीन कपड़े से सजाया। आज उसने आसमानी नीले रंग का सूट पहना था, जिसमें हल्की सी चांदी की कढ़ाई थी। उसका दुपट्टा सादा था, लेकिन किनारों पर छोटी छोटी लेस लगी थी। उसकी सैंडल पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वो उन्हें बड़े जतन से इस्तेमाल करती थी। बालों को उसने ढीली चोटी में बांधा और चेहरे पर सिर्फ एक हल्का सा लिप बाम। आयशा की आंखों में अब बेचैनी के साथ साथ एक मजबूत इरादा भी झलकता था। जैनब अब 4 साल की हो चुकी थी। उसका चेहरा आयशा की जवानी की तस्वीर था, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मासूम मुस्कान। आज उसने पीले रंग की फ्रॉक पहनी थी, जिसे आयशा ने पड़ोस की एक शादी के लिए सिला था। जैनब के बाल छोटे छोटे कलमे थे और उसने अपनी पसंद की लाल रिबन लगाई थी। उसकी छोटी सी पायल की झनझनाहट घर में हर वक्त गूंजती थी। जैनब अब स्कूल जाने लगी थी, एक पास के छोटे से मॉन्टेसरी में, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेलती और नई नई चीजें सीखती। उस्मान की जिंदगी में तनाव अब और बढ़ गया था। उसका मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस अब बंद होने की कगार पर था। आज उसने काली जीन्स और सफेद शर्ट पहनी थी, लेकिन उसकी शर्ट पर कुछ दाग थे, जो शायद उसकी लापरवाही को बयां करते थे। उसकी घड़ी अब भी उसकी कलाई पर थी, लेकिन उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा था। वो अक्सर रात को देर से लौटता और जैनब के साथ भी कम वक्त बिताता। आयशा को उसकी ये दूरी खलती थी, लेकिन वह जैनब के लिए खामोश रहती। आयशा ने अब सिलाई का काम बढ़ा लिया था। वो पड़ोस की औरतों के लिए कपड़े सिलती और उसकी मेहनत से घर का कुछ खर्च निकल आता था। एक दिन जब वो सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, जैनब उसके पास आई और बोली, अम्मी तुम इतना काम क्यों करती हो? पापा तो कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। आयशा ने मुस्कुराकर जैनब के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी जान, अम्मी तुम्हारे लिए काम करती है ताकि तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें मिल सकें।
जैनब ने अपनी मासूम आंखों से आयशा को देखा और कहा, अम्मी मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगी। आयशा का दिल पिघल गया। उसने जैनब को गले लगाया और सोचा क्या उसकी बेटी उसकी गलतियों से बच पाएगी। आयशा को फैसलाबाद की यादें अब हर पल सताती थी। वो अपनी माँ की डांट, अपने अब्बा की सख्ती और अपने भाइयों की शरारतों को याद करती। एक दिन जब वो जैनब को स्कूल छोड़ने गई, उसने एक पुरानी सहेली रुबीना को देखा। रुबीना ने गुलाबी सूट पहना था और उसके बाल मेहंदी से रंगे थे। उसने आयशा को देखते ही गले लगाया। आयशा तू कहाँ थी इतने साल, तेरे घर वालों ने तुझे बहुत ढूंढा। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने रुबीना से पूछा, मेरे घर वाले अब कहाँ हैं? मैंने सुना वो गांव चले गए। रुबीना ने दुखी होकर कहा, हाँ आयशा, तुम्हारे जाने के बाद मोहल्ले में बहुत बातें हुई। तुम्हारे अब्बा को शायद बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लोग अब अपने गाँव डालर में रहते हैं। तेरी माँ बहुत बीमार रहती है। आयशा का दिल टूट गया। उसने रुबीना से अपने भाई असद का नंबर मांगा। रुबीना ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आयशा वो लोग बहुत नाराज हैं। शायद तुझसे बात न करें। उस रात आयशा ने जैनब को सोने के बाद अपने पुराने फोन में अपने भाई का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से असद की आवाज आई, हेलो कौन है? आयशा की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, असद मैं आयशा हूँ। दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी छा गई। फिर असद ने ठंडी आवाज में कहा, आयशा तू अब हमें फोन करने की हिम्मत कैसे कर रही है? तूने जो किया उसने अब्बा और अम्मी को तोड़ दिया। अब हमारे लिए कोई आयशा नहीं है। आयशा ने रोते हुए कहा, असद मैं माफी मांगने चाहती हूँ, बस एक मौका दे दो। असद ने गुस्से से कहा, मौके खत्म हो गए आयशा, अब फोन मत करना। फोन कट गया। आयशा ने फोन को सीने से लगाया और फफक कर रोने लगी। उसे लगता था कि उसकी गलती की सजा उसे जिंदगी भर मिलेगी। जैनब भले ही छोटी थी, लेकिन वो अपनी माँ के दुख को समझने लगी थी। एक दिन जब आयशा नमाज पढ़ रही थी, जैनब चुपके से उसके पास बैठ गई। उसने अपनी छोटी सी नमाज की टोपी पहनी थी जो आयशा ने उसके लिए बनाई थी। नमाज के बाद जैनब ने पूछा, अम्मी तुम अल्लाह से क्या मांगती हो? आयशा ने जैनब को गले लगाया और कहा, मैं मांगता हूँ कि मेरी जैनब हमेशा खुश रहे और कभी वो गलतियाँ न करे जो मैंने की। जैनब ने मासूमियत से पूछा, अम्मी तुमने क्या गलती की थी? आयशा का दिल धड़क गया। वो नहीं चाहती थी कि जैनब उसकी गलतियों के बारे में जाने। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस मेरी जान, मैंने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, लेकिन तुम हमेशा अपनी अम्मी की बात मानना, ठीक है? जैनब ने सिर हिलाया और कहा, हाँ अम्मी, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगी। जैनब की ये बातें आयशा के लिए एक नई उम्मीद बन गईं। वह सोचती थी कि अगर उसकी बेटी सही रास्ते पर चले तो शायद उसकी गलतियों का बोझ कुछ कम हो जाए। एक दिन जैनब स्कूल से एक चिट्ठी लेकर आई। उसने अपनी टीचर की मदद से आयशा के लिए एक छोटा सा नोट लिखा था, मेरी अम्मी दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आयशा ने वो नोट पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उसने जैनब को गले लगाया और कहा, तू मेरी जिंदगी है, मेरी जान। उस्मान की परेशानियां अब आयशा और जैनब के साथ उसके रिश्ते को भी प्रभावित कर रही थीं। वो अब और चुप रहता और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। एक दिन जब आयशा ने उससे पूछा, उस्मान तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। उस्मान ने तल्खी से जवाब दिया, तुमने मेरी जिंदगी को पहले ही मुश्किल कर दिया आयशा, अब और क्या मदद करोगी? आयशा के लिए ये शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। वह चुपचाप कमरे में चली गई और जैनब को गले लगाकर रोने लगी। उसे लगता था कि उस्मान अब उसे अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगले दिन उस्मान ने आयशा से माफी मांगी। उसने कहा, आयशा मैं तनाव में हूँ, मेरी दुकान बंद होने वाली है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, उस्मान हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे, बस मुझे अपनी परेशानियां बताओ। उस्मान ने पहली बार अपनी कमजोरी स्वीकारी। उसने बताया कि उसने एक दोस्त से बड़ा कर्ज लिया था और अब उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आयशा ने कहा, मैं और सिलाई का काम ले लूंगी, हम जैनब के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। उस्मान ने आयशा की आंखों में देखा और कहा, तुम सचमुच बहुत मजबूत हो आयशा। आयशा ने फैसला किया कि वो अपने घर वालों से माफी मांगने की एक आखिरी कोशिश करेगी। उसने रुबीना से अपने भाई बिलाल का नंबर लिया। उसने बिलाल को फोन किया, लेकिन इस बार उसकी भाभी ने फोन उठाया। उसने कहा, आयशा तुमने जो किया वो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा था। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अब तुम्हारा जिक्र भी उनके लिए दर्द देता है। आयशा ने रोते हुए कहा, भाभी मैं बस एक बार अम्मी से बात करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। भाभी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन कुछ वादा नहीं। कुछ दिन बाद आयशा को बिलाल का मैसेज आया, अम्मी तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांगती हैं। ये मैसेज आयशा के लिए एक छोटी सी उम्मीद था। उसे लगा कि शायद उसकी माँ का दिल अभी पूरी तरह पत्थर नहीं हुआ है। लेकिन उस्मान की परेशानियां और जैनब की बढ़ती उम्र आयशा के सामने नई चुनौतियां लेकर आई। क्या वह अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएगी और क्या जैनब उसकी गलतियों से बचेगी? लाहौर की गलियां, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ रिक्शों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई देती थी, उस्मान की जिंदगी की तरह बेचैन थी। मॉडल टाउन का उनका छोटा सा फ्लैट, जो कभी आयशा और उस्मान के ख्वाबों का आशियाना था, अब सिर्फ जरूरतों का ठिकाना बन चुका था। फ्लैट की बालकनी पर रखा गुलाब का पौधा अब सूख रहा था, जैसे उस्मान और आयशा के रिश्ते की गर्मजोशी भी मुरझा रही थी।
उस्मान आज काली जीन्स और पुरानी नीली शर्ट में था, जो कंधों पर कुछ ढीली हो चुकी थी। उसकी घड़ी, जो उसके बाबा की निशानी थी, अब भी उसकी कलाई पर थी, लेकिन उसका चेहरा थकान, तनाव और एक अजीब से खालीपन से भरा था। उसके बाल बिखरे थे और दाढ़ी कुछ बढ़ गई थी, जो उसकी लापरवाही को बयां करती थी। उस्मान का मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस अब पूरी तरह बंद हो चुका था। उसने अपनी छोटी सी दुकान को बचाने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज का बोझ अब उसे डुबो रहा था। वह सुबह से रात तक नई नौकरी या बिजनेस के मौके तलाशता, लेकिन हर बार नाकामी उसके हिस्से आती। आज वो एक पुराने दोस्त की दुकान पर गया था, जहां उसने ड्राइवर की नौकरी के लिए बात की। उसने काले जूते पहने थे, जो पुराने होने के बावजूद उसने चमकाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मन इस काम को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे यहाँ ले आएगी, उसने खुद से कहा। घर में आयशा और ज़ैनब उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उस्मान का गुस्सा और बेचैनी अब उनके रिश्ते पर भी असर डाल रही थी। आयशा ने सिलाई का काम बढ़ा लिया था और उसकी मेहनत से घर का कुछ खर्च चल रहा था। आज आयशा ने क्रीम रंग का सूट पहना था, जिसमें हल्की गुलाबी कढ़ाई थी। उसका दुपट्टा सादा था और सिर पर उसने इसे हल्के से ओढ़ रखा था। उसकी सैंडल अब टूटने की कगार पर थी, लेकिन वो उन्हें बड़े जतन से पहनती थी। आयशा के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में ज़ैनब के लिए एक मजबूत इरादा था। ज़ैनब, जो अब 5 साल की हो चुकी थी, घर की रौनक थी। उसने आज नीली फ्रॉक पहनी थी, जिसे आयशा ने अपने हाथों से सिला था। उसके बालों में 2 छोटी छोटी चोटियां थी और हर चोटी पर लाल रिबन बंधा था। ज़ैनब की हंसी और उसकी मासूम सवाल उस्मान के दिल को सुकून देते थे, लेकिन वह अब उसके साथ कम वक्त बिताता था। उस्मान को आयशा की मेहनत पर गर्व था, लेकिन उसका मर्दाना अहम उसे कचोटता था। वह सोचता, मैं अपनी बीवी और बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा, मैं कैसा मर्द हूँ। ये ख्याल उसे रात रात भर जागने पर मजबूर करता। वो अक्सर रात को बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीता और अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताता। एक रात जब आयशा ज़ैनब को सुला रही थी, उस्मान ने चुपके से आयशा को देखा। आयशा ने ज़ैनब के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और उसे एक लोरी गुनगुनाई। उस्मान को अचानक अपनी माँ की याद आई, जो उसे बचपन में ऐसे ही सुलाया करती थी। उसका दिल भारी हो गया। वह सोचने लगा, आयशा ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मैं उसे क्या दे पाया, सिर्फ दुख और परेशानियाँ। अगले दिन उस्मान ने आयशा से बात करने की कोशिश की। आयशा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। उसने हल्के से कहा, उस्मान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें ज़ैनब के लिए मिलकर मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने गुस्से और तनाव को काबू करना होगा। उस्मान ने सिर झुकाया और कहा, मैं कोशिश करूँगा आयशा। लेकिन उस्मान की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही थी। उसने ड्राइवर की नौकरी शुरू की, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा और कभी कभी देर रात तक घर नहीं लौटता। आयशा को उसकी ये आदतें परेशान करती थी, लेकिन वह ज़ैनब के लिए चुप रहती। एक दिन उस्मान अपने दोस्त फरहान के साथ एक कैफे में बैठा था। फरहान ने काली शर्ट और जीन्स पहनी थी और उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी। उसने उस्मान से कहा, यार तू इतना टेंशन क्यों लेता है, जिंदगी को मजे से जी। उस्मान ने गुस्से से कहा, मेरे पास मजे करने के लिए पैसे नहीं है फरहान, मेरी बेटी का स्कूल का खर्चा भी मुश्किल से निकल रहा है। फरहान ने हंसते हुए कहा, तो कुछ और कर, मैं तुझे एक काम बताता हूँ, माल धोने का काम है, पैसे अच्छे मिलेंगे। उस्मान को फरहान की बात में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह इतना हताश था कि उसने हामी भर दी। उसने एक ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह काम पूरी तरह कानूनी नहीं था। वो इस काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन कर्ज के बोझ ने उसे जकड़ रखा था। एक रात जब वो देर से घर लौटा, आयशा ने उससे पूछा, उस्मान, तुम इतने परेशान क्यों हो, ये नया काम क्या है, मुझे सच बताओ। उस्मान ने गुस्से में कहा, तुम हर बात में टांग क्यों बढ़ाती हो आयशा, मैं सब संभाल लूंगा। आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, उस्मान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे हक है जानने का कि मेरे शौहर क्या कर रहे हैं। उस्मान चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं सका, उसे अपनी गलतियाँ सताने लगी। उसने सोचा, मैंने आयशा को वादा किया था कि मैं उसे खुश रखूंगा, लेकिन मैं उसे सिर्फ दुख दे रहा हूँ। अगले दिन उस्मान ने फरहान से कहा कि वो ये काम नहीं करेगा। फरहान ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उस्मान ने फैसला कर लिया था कि वह अब सही रास्ते पर चलेगा। उस्मान ने एक छोटी सी दुकान में सेल्समैन की नौकरी शुरू की। ये काम छोटा था, लेकिन कम से कम ईमानदार था। वो अब ज़ैनब के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करता। एक दिन उसने ज़ैनब के लिए एक छोटी सी गुड़िया खरीदी। ज़ैनब ने गुड़िया को गले लगाया और कहा, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। उस्मान की आंखें नम हो गईं। उसने ज़ैनब को गोद में उठाया और कहा, और तू मेरी दुनिया है, मेरी जान। आयशा ने उस्मान की ये कोशिशें देखी और उसे लगा कि शायद उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है। एक रात जब ज़ैनब सो रही थी, आयशा ने उस्मान से कहा, उस्मान, मैं चाहती हूँ कि हम ज़ैनब के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएं, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। उस्मान ने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, आयशा, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें और ज़ैनब को कभी निराश नहीं करूँगा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर यकीन है उस्मान। उस रात दोनों ने लंबे समय बाद एक दूसरे से दिल खोलकर बात की।
उस्मान ने अपनी परेशानियां और अपने डर आयशा से साझा किए। आयशा ने भी अपने दिल की बात बताई, अपने घर वालों की याद, अपनी गलतियों का पछतावा और ज़ैनब के लिए अपने ख्वाब। उस्मान और आयशा ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उस्मान ने अपनी नौकरी में मेहनत शुरू की और आयशा ने सिलाई का काम और बढ़ा लिया। दोनों ने ज़ैनब के लिए एक बेहतर स्कूल में दाखिला कराने का प्लान बनाया, लेकिन आयशा के दिल में अपने घर वालों से माफी मांगने की इच्छा अभी भी थी। उसने अपने भाई बिलाल को फिर से फोन किया। इस बार बिलाल ने फोन उठाया और कहा, आयशा, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अगर तुम सचमुच माफी मांगना चाहती हो तो गांव आ जाओ, लेकिन ये मत सोचना कि सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा। आयशा ने उस्मान से इस बारे में बात की। उस्मान ने कहा, आयशा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ज़ैनब को लेकर जाना ठीक होगा। आयशा ने कहा, ज़ैनब मेरी ताकत है उस्मान, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। शायद उसकी मासूमियत अम्मी का दिल पिघला दे। कहानी अब एक नई मोड़ पर थी। क्या आयशा अपने परिवार को मना पाएगी और क्या उस्मान अपनी नई शुरुआत को कामयाब बना पाएगा? लाहौर की सुबह की हल्की धुंध और मॉडल टाउन की गलियों में रिक्शों की आवाजें अब आयशा की जिंदगी का हिस्सा थी। उनका छोटा सा फ्लैट, जिसकी बालकनी पर अब एक नया गुलाब का पौधा लगाया गया था, आयशा, उस्मान और ज़ैनब के सपनों का नया आशियाना बन रहा था। फ्लैट की दीवारों पर हल्का नीला रंग अब भी फीका था, लेकिन आयशा ने एक कोने में ज़ैनब की बनाई ड्राइंग्स टांग दी थी, जो घर को नई रौनक दे रही थी। आज आयशा ने सफेद सूट पहना था, जिसमें हल्की हरी कढ़ाई थी। उसका दुपट्टा सादा था, लेकिन किनारों पर चांदी की झालर इसे खूबसूरत बना रही थी। उसकी सैंडल वही पुरानी थी, लेकिन उसने उन्हें साफ सुथरा रखा था। उसके बाल ढीले जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर सिर्फ हल्का सा लिप बाम था। आयशा की आंखों में अब बेचैनी कम और एक पक्का इरादा ज्यादा झलकता था। ज़ैनब, जो अब 6 साल की हो चुकी थी, घर की जान थी। उसने आज गुलाबी फ्रॉक पहनी थी, जो आयशा ने उसके स्कूल के फंक्शन के लिए सिली थी। ज़ैनब के बालों में 2 छोटी छोटी चोटियां थी, जिन पर नीले रिबन बंधे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। वो अब एक बेहतर स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसने नए दोस्त बनाए थे। ज़ैनब की हंसी और उसके नन्हे नन्हे सवाल आयशा और उस्मान के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थे। उस्मान ने अपनी नई नौकरी में मेहनत शुरू कर दी थी। वो अब एक दुकान पर सेल्समैन था और भले ही तनख्वाह ज्यादा न थी, लेकिन ये काम ईमानदार था। आज उसने नीली जीन्स और सफेद शर्ट पहनी थी, जिसे उसने खुद इस्त्री किया था। उसकी घड़ी, जो उसके बाबा की निशानी थी, अब भी उसके हाथ में थी। उसका चेहरा अब पहले से कम थका हुआ था और उसकी आंखों में नई उम्मीद झलकती थी। वो ज़ैनब के साथ ज्यादा वक्त बिताता और शाम को उसे घर के पास पार्क में ले जाता, जहां वह झूलों पर खेलती। आयशा का सिलाई का काम अब अच्छा चल रहा था। उसने मोहल्ले की औरतों के लिए डिजाइनर कपड़े बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मेहनत से घर का खर्च अच्छा खासा निकल आता था। उसने एक छोटी सी बचत भी शुरू की थी, जो वह ज़ैनब की पढ़ाई के लिए रखना चाहती थी। आयशा और उस्मान ने मिलकर नई शुरुआत की थी और उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा था। वे एक दूसरे के साथ अपनी परेशानियां बांटते और मिलकर हल निकालते। लेकिन आयशा के दिल में अपने घर वालों से माफी मांगने की ख्वाहिश अभी भी जिंदा थी। बिलाल के मैसेज ने उसे एक छोटी सी उम्मीद दी थी कि शायद उसकी माँ सलमा बेगम उसकी बेटी ज़ैनब के लिए दुआएं मांगती हैं। आयशा ने फैसला किया कि वो अपने गांव डालल जाकर अपने माता पिता से मिलेगी। उसने उस्मान से बात की। उस्मान, मैं ज़ैनब को लेकर गांव जाना चाहती हूँ। शायद ज़ैनब की मासूमियत मम्मी का दिल पिघला दे। आयशा की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस्मान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आयशा, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं उस्मान, तुम यहाँ ज़ैनब के स्कूल का ध्यान रखो। मैं अकेले जा सकती हूँ, लेकिन ज़ैनब को जरूर ले जाऊंगी। वो मेरी ताकत है। उस्मान ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, और अगर कोई बात हो तो मुझे फौरन फोन करना। आयशा ने ज़ैनब के लिए एक नया सूट सिला, हल्के नीले रंग का, जिसमें छोटे छोटे मोती जड़े थे। ज़ैनब ने उसे पहनकर आईने के सामने घूमकर कहा, अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? नानी मुझे देखकर खुश होंगी ना? आयशा ने ज़ैनब को गले लगाया और बोली, मेरी जान, तुमसे मिलकर कोई नाराज नहीं रह सकता। आयशा ने एक छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें ज़ैनब के कपड़े, उसकी ID कार्ड और कुछ पैसे थे। उसने खुद हल्का सा मैरून सूट पहना, जिसमें सुनहरी कढ़ाई थी। उसका दुपट्टा सादा था और उसने इसे सिर पर अच्छे से उड़ा। उसकी सैंडल नई थी, जो उसने हाल ही में अंचल मार्केट से 1000 रुपए में खरीदी थी। उसके बालों को उसने चोटी में बांधा और चेहरे पर सिर्फ काजल और हल्की सी लिपस्टिक लगाई। ज़ैनब ने अपनी छोटी सी पायल पहनी थी, जिसकी झनझनाहट घर में गूंज रही थी। आयशा और ज़ैनब बस में सवार होकर डालल के लिए निकल पड़ी। सफर लंबा था और आयशा के दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिश्रित एहसास था। ज़ैनब पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखती रही और छोटे छोटे सवाल पूछती रही। अम्मी, नानी के घर में बिल्ली है, वो मुझे कहानी सुनाएंगी ना? आयशा बस मुस्कुराती और उसके सिर पर हाथ फेरती। उसके दिमाग में अपनी माँ की आखिरी बातें गूंज रही थी, आयशा, तू हमारे लिए मर गई है। गांव पहुंचकर आयशा ने एक रिक्शा लिया और अपने घर की ओर चली। गांव की गलियां वैसी ही थी, कच्ची, धूल भरी और नीम के पेड़ों की छांव से ढकी हुई, लेकिन उसे सब कुछ अजनबी सा लगा। उसका घर, जो कभी उसकी दुनिया था, अब एक पुराना सा ढांचा लग रहा था। दीवारों पर सफेद रंग और फीका पड़ गया था और आंगन में कुछ मुर्गियां घूम रही थीं।
आयशा ने जैनब का हाथ पकड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा असद ने खोला। उसने साधारण शलवार कमीज पहनी थी और उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। आयशा, तू यहाँ क्या करने आई? आयशा की आवाज कांप रही थी। असद, मैं बस मम्मी और अब्बू से माफी मांगने आई हूँ। जैनब को अपनी नानी से मिलवाने आई हूँ। असद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी नजर जैनब पर पड़ी। जैनब ने मासूम सी आंखों से उसे देखा और बोली, मामा, आप नानी को बुलाएंगे ना? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। असद की आंखें नर्म हो गईं। उसने कहा, अंदर आओ, लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, ज्यादा उम्मीद मत रखना। आयशा और जैनब अंदर गईं। घर का माहौल वही था, सादा लेकिन सख्त। सलमा बेगम अपने कमरे में लेटी थी। उन्होंने साधारण नीला सूट पहना था, लेकिन उनका चेहरा बीमारी से पीला पड़ गया था। आयशा को देखते ही उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। तू अब क्या लेने आई है आयशा? हमारी इज्जत तो तू पहले ही मिट्टी में मिला चुकी है। सलमा बेगम की आवाज में दर्द और गुस्सा था। आयशा जैनब को आगे करते हुए रो पड़ी। मम्मी, मैं माफी मांगने आई हूँ। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। बस एक बार मुझे माफ कर दें। जैनब के लिए, अपनी नातिन के लिए। सलमा बेगम की नजर जैनब पर पड़ी। जैनब ने धीरे से कहा, नानी, आप नाराज हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने अपनी छोटी सी ड्राइंग सलमा बेगम को दी, जिसमें एक घर, एक नानी और एक छोटी सी लड़की की तस्वीर थी। सलमा बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जैनब का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। ये मेरी नातिन है। उनकी आवाज में अब गुस्सा कम और प्यार ज्यादा था। आयशा रो रही थी। मम्मी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन मैं जैनब के लिए एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। बस आपकी दुआएं चाहिए। सलमा बेगम ने एक गहरी सांस ली। आयशा, जो तूने किया उसने हमारी इज्जत को दागदार किया, लेकिन ये बच्ची मासूम है। इसके लिए तो मैं दिल से दुआएं मांगती हूँ। असद और बिलाल, जो पास खड़े थे, खामोश रहे। चौधरी सईद, जो मस्जिद से लौटे, आयशा को देखकर सन रह गए। उन्होंने कहा, आयशा, तेरे लिए हमारे दिल में अब कोई जगह नहीं, लेकिन ये बच्ची हमारी है, इसका ख्याल रखना। आयशा ने सिर झुकाया और बोली, अब्बू, मैं बस माफी मांगने आई थी। मैं वादा करती हूँ कि जैनब आपकी इज्जत का सिर ऊंचा रखेगी। सलमा बेगम ने जैनब को गले लगाया और बोली, आयशा, हम तुझे माफ तो कर सकते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल है। लेकिन जैनब के लिए हम कोशिश करेंगे। आयशा के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने जिनब का हाथ पकड़ा और घर से विदा होने लगी। जिनब ने सलमा बेगम से कहा, नानी, आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैं फिर आऊंगी। सलमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, आना मेरी जान। लाहौर लौटकर आयशा के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने उस्मान को सब कुछ बताया। उस्मान ने जैनब को गोद में उठाया और बोला, आयशा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अब हम जैनब के लिए एक नई जिंदगी बनाएंगे। आयशा ने जिनब की पढ़ाई के लिए और अधिक मेहनत शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी सिलाई की दुकान किराए पर ली, जहां वह डिजाइनर कपड़े बनाती थी। उस्मान की नौकरी अब स्थायी हो गई थी और वह जैनब के साथ शाम का हर वक्त जरूर बिताता। एक दिन आयशा को बिलाल का फोन आया। उसने कहा, आयशा, मम्मी की तबीयत अब बेहतर है, वो जैनब से मिलना चाहती हैं। तुम सब लाहौर से डाला लो। आयशा की आंखें खुशी से भर गईं। उसने उस्मान और जैनब को तैयार किया और वे सब डालल के लिए रवाना हो गए। इस बार गांव की गलियां आयशा को अजनबी नहीं लगी। घर का माहौल अब सख्त नहीं बल्कि गर्म था। सलमा बेगम ने जैनब को गले लगाया और चौधरी सईद ने उस्मान से हाथ मिलाया। सलमा बेगम ने आयशा से कहा, आयशा, हमने तुझे माफ कर दिया है, बस अब जैनब की जिंदगी को संवारना। आयशा ने रोते हुए कहा, मम्मी, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैनब ने अपनी नानी की गोद में बैठकर कहानी सुनी और उसकी हंसी घर की दीवारों में गूंजती रही। आयशा और उस्मान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बत और जैनब की मासूमियत ने उनकी जिंदगी को पूरा कर दिया है। आयशा का सफर अब खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वह जानती थी कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पास उस्मान, जैनब और उसके घर वालों की दुआएं थीं। और सबसे ज्यादा उसके दिल में अपनी बेटी के लिए एक पक्का इरादा था कि जैनब की जिंदगी उसकी गलतियों से पाक हो और वह अपने सपनों को आजादी से पूरा करे।